हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2025 वाला जो मेंस अभी 2026 में हुआ है, इसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि मेंस लेवल में भी सीजीएल हमारे पास किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन मेरे साथ पेन लेकर जरूर से बनाइएगा, पेन पेपर के साथ में बकायदा नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे इस सेशन की और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन निकल कर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, आपके पास में है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3/2 cos 39 sin 51। देखिएगा 39 प्लस 51 अगर हम बात करते हैं सर ये बनता है 90, तो ये तो कॉस और साइन बिल्कुल सेम ही हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। बचा कितना हमारे पास? सिर्फ 3/2 हमारे पास में बचा। यहां पर भी देखिएगा साइन स्क्वायर 39 है, अगर हम इसको 90 माइनस 51 लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई? कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर 51 लिखा हुआ है। और कॉस स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 51 ये वापिस से हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा अगर सेम हो जाता है तो ये 1 बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पे √1 और √1 का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा सर। तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/2 हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कहता है। ज्योमेट्री से हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राइंगल PQR में एंगल R बराबर 62। ठीक है, तो एक ट्राइंगल लेते हैं सर, इसमें अब हम बात करेंगे। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, सपोज ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में PQ एंड R है। एंगल R का वैल्यू हमें दे रखा है भाई 62 डिग्री है। ठीक है, PQ का लंबसम द्विभाजक PQ को S तथा QR को T पर प्रतिच्छेद करता है। PQ का हमने एक लंबसम द्विभाजक खींचा, यहां से खींचते हैं ना, ये हमारे पास 90 डिग्री है भाई। तो PQ को ये कट कर रहा है S वाले पॉइंट पे, यहां पे कट कर रहा है T वाले पॉइंट पे। ठीक है, यदि TPR, T से हम एंगल को मिला रहे हैं, T से हमने P को यहां पे मिला रखा, T से अगर हम यहाँ पे P को मिला देते हैं सर ये, तो TPR का मान हमारे पास में दे रखा है 38 डिग्री, TPR का मान हमारे पास 38 डिग्री दे रखा है सर। ठीक है, हम अब बाकी के कोण बताते हैं, हमें निकालना है PQR। PQ और R मतलब ये वाला एंगल हमारा टारगेट है कि एंगल Q हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए कितने एंगल निकाल सकते हैं, 62 38 अगर लेते हैं तो ये 100 है, इसका मतलब यहां तक बनने वाला एंगल हमारे पास 80 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं तो ये वाला एंगल हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। बट इससे हमारे पास कोई खास काम यहाँ पे बना नहीं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलैरिटी वगैरह लगा कर देखते हैं। देखिएगा ये हमारे पास लंबसम द्विभाजक है, इसका मतलब ये वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है सर हमारे पास में इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब हमें कहीं ना कहीं से यहाँ पे दो ट्राइंगल चाहिए होंगे। तो देखिएगा PST और QST को हम एक बार गौर से देखते हैं। तो देखिए एक दो ट्राइंगल हम यहाँ से ले रहे हैं PST, और एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं सर यहाँ से, मुझे दिखाई देगा QST। इन दोनों ट्राइंगल को हम एक बार ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि या तो सिमिलैरिटी बन जाए या कॉन्ग्रुएंसी बन जाए। तो PST हम यहाँ पे लेते हैं, हमने कुछ यहाँ पे लिया, S पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है PST, और एक है हमारे पास QST। ठीक है, तो ये मैंने लिया PST और एक हमने यहाँ पे लिया QS और T हमने यहाँ पे ले रखा है। दोनों में S पे हमारे पास 90 डिग्री है, S पे हमारे पास 90 डिग्री है। अब देखिएगा P से S और Q से S बिल्कुल बराबर होगा सर, P से S और Q से S हमारे पास बिल्कुल बराबर होगा, तो P से S का जो मान होगा सर वो Q से S के बराबर होगा। ठीक है, एक भुजा बराबर है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो S से T हमारे पास दोनों में ही कॉमन है, तो S से T भी दोनों भुजाओं में कॉमन है। अब हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी अगर दो त्रिभुज है हमारे पास, उनमें दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाता है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज अपने आप में क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट है सर, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब P से T बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? Q से T। तो ये जो भुजाएं हैं हमारे पास में,
ये वाली जो भुजा है सर, ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो बिल्कुल हमारे पास में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बन गए। तो P से T अगर हम देखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा Q से T के। अब अगर ये दोनों भुजाएं हमारे पास में बराबर है तो देखिएगा सर, आपके पास में दो एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर ये 100 डिग्री है, PTQ में अगर हम देखते हैं, ट्राइंगल PTQ के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, तो PTQ में आप देखते हैं तो एक एंगल तो 100 है, इसका मतलब ये वाला एंगल 40 का होगा, ये वाला एंगल 40 का होगा, क्योंकि दोनों बराबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल Q का जो मान है सर, वो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्त, 40 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, 40 डिग्री का एंगल हमारे पास में बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा हमारे पास में है समुच्चय 1 2 3 अप टू डैश डैश 120 में एक संख्या यादृच्छा चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई संख्या 6 या 8 से विभाज्य है लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। 6 से डिवाइड है या 8 से डिवाइड है लेकिन 24 से डिवाइड नहीं है। 6 और 8 का एलसीएम भी 24 है। तो देखिएगा अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि यहाँ कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है, कितनी है जो 8 से विभाज्य है, और कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों से विभाज्य है। तो दोनों वाली हमें हटानी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिविजिबल बाई 6 वाली, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल बाई 8 वाली, और बीच में हम ले लेंगे कॉमन। 6 और 8 से विभाज्य है, इसका मतलब कॉमन हिस्सा किसको दर्शाएगा, डिविजिबल बाई 24 वाली। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सर इसको अब भरने की। सबसे पहले निकालते हैं 6 से विभाज्य संख्या। तो देखिएगा अगर हम 1 से शुरुआत करते हैं तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, सीधे 120 तक जाना है। 120 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 20 ऐसी संख्या आएंगी जो हमारे पास में क्या होगी सर, कहीं ना कहीं 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही 120 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 15 ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारे पास कहीं ना कहीं 8 से विभाजित होंगी, और 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो हमारे पास 24 से विभाजित होंगी, 1 से लेके 120 तक के। शुरुआत हमेशा वेन डायग्राम कॉमन से शुरुआत करते हैं। तो 5 ऐसी संख्या, 20 में से 5 यहाँ आ चुकी तो 15 यहाँ पे आ जाएगी, 15 में से 5 यहाँ आ चुकी तो 10 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए हमें संख्या कौन सी चाहिए, 15 और 10 वाली। ये 5 वाला तो चाहिए नहीं, 24 से तो विभाजित नहीं होनी चाहिए, ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिएगा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, या तो ये 15 में से आ जाए जो 6 से डिवाइडेड है, 6 से विभाजित है, या ये 10 में से आ जाए। मतलब 25 ऐसी घटनाएं हैं या 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 या 8 से विभाजित होगी, लेकिन 24 वाली हमने हटा दी 5 यहाँ पे। और टोटल अगर बात करते हैं सर हमारे पास में तो कितनी संख्याएं हैं, 120 हमारे पास में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 25/120 हमारे पास में सही यहाँ पे प्रायिकता बन जाएगी। प्रायिकता फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमसे कहता है एक समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ मेल खाता है। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें, अगर हमारे पास में हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बात करते हैं सर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे ही सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं। चाहे आप कह रहे हो यहाँ पे परिकेंद्र, चाहे आप कह रहे हो अंतः केंद्र, चाहे आप कह रहे हो लंब केंद्र, चाहे आप बात कर रहे हैं केंद्रक की, सारे एक जगह होता है। ऑप्शंस देखिएगा, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु, नहीं भाई भुजा के मध्य बिंदु में कुछ नहीं होता, त्रिभुज के बाहर भी नहीं होता, शीर्ष पे भी नहीं होता, त्रिभुज का केंद्रक ज्यादा सही बनेगा। त्रिभुज का केंद्रक हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा कि जो हमारे पास में यहाँ पर सेंट्रॉइड है वहीं पे हमारे पास में सारे के सारे सेंटर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन हमारे पास में आया था। डेटा सेट a+2 a+4 a+6 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 a+8 का मोड आप जानते हैं सर, मोड हम कहते हैं किस चीज को, तो मोड हमारे पास में कहलाता है बहुलक। अब बहुलक हमारे पास में क्या चीज होती है, तो देखिएगा वह मान जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखते हैं a+2 a+4 a+6 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 हमारे पास में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और इसी का मान कितना दिया है भाई, 26 दे रखा है। तो a का मान कितना हो जाएगा सर हमारे पास, 6 का ट्रांसफर करेंगे 20 मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिक था ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कहता है। एक कंपनी का 5 मदों A B C D और E पर व्यय क्रमशः 3, 5, 7, 11 और क्वेश्चन मार्क है भाई। तो 5 प्रकार के इनके एक्सपेंडिचर्स हैं, A B C D और E। इन पे जो एक्सपेंस है वो है हमारे पास 3, 5, 7, 11। ये E का मान हमें नहीं पता है अभी फिलहाल में। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में कंडीशन है E पर व्यय
ए और डी पर व्यय के समांतर माध्य के बराबर है। तो ए और डी में देखिएगा, ए का व्यय 3 है, डी में हमारे पास 11 है। 3 और 11 का अगर हम समांतर माध्य लेते हैं सर, तो 3 और 11 का समांतर माध्य कितना होगा? 3 + 11/2, 11 और 3 14, 14/2 करते हैं, कितना आ जाएगा सर? 7 आ जाएगा। ये 7 हमारे पास ई का मान भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, सी पर व्यय बी पर व्यय से 18,000 ज्यादा है। सी पर व्यय बी पर व्यय से 18,000 ज्यादा है। देखिएगा 5 से 7 कितना ज्यादा है सर? 2 इकाई ज्यादा है। इस 2 इकाई का मान कितना दे रखा है सर? 18,000 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 9,000 हमारे पास में हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है भाई? तो कंपनी का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। ये तो सारे अनुपातिक मान हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। 7 7 14, 14 11 25, 5 3 3 33। टोटल अगर सम लेते हैं इनका तो कितना यूनिट होना चाहिए? 33 यूनिट। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, 3 जीरो आपके पास आने वाले, बचेगा 2, 27 और 2 29। तो 2,97,000 हमारे पास में कुल व्यय यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिएगा बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। एक गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसे उसके केंद्र से 3 परस्पर लंबवत कटाव करके 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, प्रत्येक अक्ष के साथ एक कटाव, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में हमने इसको काट रखा है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। देखिएगा, आपके पास में एक गोला था भाई, कुछ ठोस आपके पास में इस तरीके का गोला था। आपने क्या किया, इसको आपने पहले 20 से ऐसे 2 टुकड़ों में काट दिया। 20 से आपने 2 टुकड़ों में काट दिया, तो आधा गोला आपके पास ऊपर रहेगा, आधा गोला आपके पास ऐसे नीचे आ जाएगा। ये 2 भाग बन गए। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि देखिएगा। जब आपने इसको 20 से काटा सर, तो आपके पास में यहाँ पे 2 वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये 2 वृत्तों का क्षेत्रफल आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, जो पहले नहीं था। एक बार काटने से 2 वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब आपने वापिस से इसको आधा और कर दिया। वापिस से आपने इसको क्या कर दिया सर? आधा और कर दिया। वापिस से आपने इसको क्या कर दिया? आधा और कर दिया भाई, इस तरीके से। और आपने इसको काट दिया, ये आपने यहां से और आधा कर दिया। फिर आपने इसको इस तरफ से और काट दिया, यहां से आपने इसको और आधा कर दिया। तो देखिएगा इस तरफ भी तो आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा, फिर से वापिस से यहां पे भी आपके पास बढ़ेगा। तो कंसेप्ट बस इतना है, ये ध्यान रखिएगा कि एक बार कट करने से 2 वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास में बढ़ जाता है। तो यहां पे हम कितनी बार काट रहे हैं? 3 बार काट रहे हैं। 3 बार काटने से कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा भाई? 6 वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो काटने के बाद में टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 4πr², तो पहले से था भाई चारों तरफ का। अब जब हमने इसमें कट लगाते गए मल्टीपल टाइम, जब हमने इसको काट दिया, 3 बार काटा, तो 6 वृत्त का क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, 6 वृत्त का क्षेत्रफल 6πr² हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सर 10πr² हमारे पास में। आपसे क्या बोला है? जब आप 3 बार काटते हैं, तो किसी भी चीज को अगर एक बार काटते हैं तो 2 टुकड़े हो जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, 2 बार काटते हैं तो 4 और 3 बार काटते हैं तो टोटल 8, मतलब 2 की पावर n में हमारे पास में डिवाइडेशन यहाँ पे चलता है। तो 2 की पावर 3, 8 पार्ट्स हमारे पास हो जाएंगे। एक भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो एक भाग का क्षेत्रफल या एक सिंगल पार्ट का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा सर? 10πr² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर? 8 आपके पास में हो जाएगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। वैल्यू पुट करते हैं, पाई के रूप में आंसर है, बस हम केवल मान रखते हैं। तो देखिएगा 10 पाई तो एज इट इज रखते हैं। आर का मान कितना है सर हमारे पास में? 21 सेंटीमीटर। तो 21 का स्क्वायर करते हैं, 441 हमारे पास हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास में 8 हो जाएगा। चलिए काट दीजिए भाई। तो 2 से काटिएगा 5 बार, या बाद में ही काट देंगे, पहले मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिएगा 4410 डिवाइडेड बाई 8, और पाई बना रहेगा, काट दीजिए। 8 40 आपके पास हो जाएगा, 41 8 40, 1 551 और पाई आपके पास लगभग आ जाएगा। सो 551.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में एक सिंगल पार्ट का एरिया यहाँ पे बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बढ़िया सवाल था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक आपके पास में दे रखे हैं दोस्त पूरे। ठीक है, आपको निर्धारित करना है, 2 चीजें निकालना है आपको। अंकों का बहुलक, तो सबसे ज्यादा नंबर क्या है? 5 8 7 9 6 7 7। तो बहुलक मुझे यहां से क्या मिल रहा है सर? 7 मिल जा रहा है। बार बार कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। सेकंड हमसे पूछा है
औसत से अधिक, तो पहले हमें एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने का तरीका क्या कहता है भाई, कि आपको पहले सम लेना होगा और जितने हैं उनसे डिवाइड करना होगा। 5 8 13 7 20, 20 9 29, 29 और 1 30, 5 35, 35 और 7 42, 8 50, 10 60 और 67, टोटल हो जाएंगे 67। 67/9 हमारे पास में एवरेज होगा सर। तो 9 7 63, 4/9, 0.40, 9 चौक 36, हम 7.4 7.5 के आसपास औसत यहाँ पे ले सकते हैं। तो 7.5 से ज्यादा किसके नंबर है, तो देखिएगा एक ही 8 वाला है, एक हमारे पास 9 वाला है, एक 8 वाला है और एक 10 वाला है। तो 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके हमारे पास में क्या है भाई, औसत से ज्यादा है। तो आंसर 7 और 4 वाला हो जाएगा हमारे पास में। तो 7 और 4 देखिएगा, 7 3 7 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास में। बस यही हमारे पास करेक्ट बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज के 3 फलक, डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट मीट एट द सेम वर्टेक्स, ठीक है, जो एक ही कोने पर मिलती हैं, क्रमशः 15 10 और 13 है। कहीं ना कहीं हमारे पास में जो बात हो रही है सर यहां पर, ये किस चीज की बात है, हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है भाई, कहीं ना कहीं हमारे पास एक घनाभ की आकृति हमारे पास में मौजूद है। घनाभ की आकृति हमारे पास मौजूद है। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इसके विकर्ण दे रखे हैं हमारे पास में, इसके क्या दे रखे हैं दोस्त, विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण विकर्ण। और विकर्ण कौन से, जो एक ही शीर्ष पे मिल रहे हों, जो एक ही शीर्ष पे हमारे पास मिल रहे हों। तो एक विकर्ण, ओहो, एक विकर्ण ये वाला लेते हैं सर, ये एक शीर्ष पे मिल रहा है। एक विकर्ण यहां से ले लेते हैं, ठीक है, और एक विकर्ण यहां पे बना देते हैं। ये तीनों विकर्ण की लंबाई आपके पास में दे रखी है। अब हम जानते हैं कि जो विकर्ण हमारे पास में होता है भाई, किसी भी, अगर हम इस आयत में बात करते हैं तो विकर्ण होता है हमारे पास √L² + B²। इसका मान दे रखा है हमारे पास विकर्ण का। एक विकर्ण हमारे पास में है कर्णी 15, √15, एक हमारे पास में है सर √10 और एक हमारे पास में है सर √13। ये 3 विकर्ण हमारे पास में दे रखे हैं, ये 3 विकर्ण हमारे पास में दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कहाँ से ये बनाए जा सकते हैं, कहाँ से हम इनको बना सकते हैं सर, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आई थिंक ये 5 होना चाहिए, सॉरी भाई, ये 5 है दोस्त, है ना, इसको 5 कीजिएगा, ये आपके पास √5 होगा। देखिएगा √5 अगर हमारे पास में है तो ये बनाया जा सकता है कैसे भाई, 2² + 1² से। तो हमें दो साइड मिल जाएगी 2 और 1। इसको हम बना सकते हैं सर 1² + 3² से, तीसरी साइड हमें मिल जाएगी 3। और इसको हम बना सकते हैं भाई किससे, 3² + 2² से, यही लिखा जा सकता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 साइड है, ये कहीं ना कहीं हमने इसको स्क्वायर में तोड़ लिया, ये 3 साइड के हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन हो गए। इसका मतलब अगर हम यहां पर देखते हैं तो एक साइड अगर हमारे पास में 3 हो जाती है सर, तो एक साइड हमारे पास में 1 हो जाएगी और एक साइड हमारे पास में 2 हो जाएगी। तो इस आयत की हमारे पास तीनों की तीनों भुजाओं के मान आ चुके हैं। अगर भुजाओं के मान आ चुके हैं तो इसका आयतन हमें बताना है भाई, सिंपल। वॉल्यूम हमें बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H हमारे पास में हो जाएगा। तो 3 × 2 × और 1 आपके पास में हो जाएगा, दैट मीन्स 6 cm³ हमारे पास हो जाएगा। तो ये सवाल केवल ऑब्जर्वेशन करने का था, आपको इसको ऑब्जर्व करना था, केवल आपको देखना था। विकर्ण दे रखा है, आप उससे तो मान निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी जो काफी लेंदी हो जाएगा वहां से जाना। केवल आपको जो मान दिए थे केवल आपको उनको ऑब्जर्व करना है, उससे आपके पास में आंसर आ जाता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा क्या कहता है हमसे सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे। देखिए, अगर किसी वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये हमारे पास में एक वृत्त है भाई, है ना, ये हमारे पास में एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। कोई भी हम एक जीवा ले लेते हैं, सपोज ये हमने एक जीवा ले ली भाई, यहाँ पे कॉर्ड हमने ले लिया AB। हमसे कहा है वृत्त की परिधि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां से हम परिधि को मिला देते हैं, ये AB। यहां पे ये कोण बनाती है सर 60 डिग्री का। हम जानते हैं कि अगर वृत्त की कोई एक जीवा परिधि पे 60 डिग्री का कोण बनाए या कोई भी कोण बनाए तो केंद्र पे कोण उससे क्या बनेगा सर, डबल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है दोस्त, ये वाला एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, ठीक है।
वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई का अनुपात हमें बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में केवल अनुपात बताना है। तो देखिएगा ये दोनों तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ओ से ए और ओ से बी। केवल आप इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए, आप केवल इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, इससे आपको पूरा आइडिया यहां से मिल जाएगा। सपोज ये हमारे पास ट्रायंगल है ओ ए और बी। हमें पता है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री है। यहाँ पे एंगल हमारे पास में 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना होगा सर, 30 डिग्री हमारे पास में हो जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। साइड का रेशियो किससे निकल कर आएगा भाई, कि भुजाओं के बीच में अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा जो भुजाओं के बीच में अनुपात होगा सर, वो किससे निकल कर आता है, यहाँ पे साइन के रूल के हिसाब से निकल कर आता है। साइन नियम हम जानते हैं कि अगर हम लिखते हैं पहली भुजा ए अपॉन क्या हो जाएगा सर, साइन ऑफ ए, बराबर हम जानते हैं बी अपॉन हमारे पास में साइन ऑफ बी हो जाता है, बराबर आपके पास सी अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ सी। अब देखिएगा अगर हम यहां पर लेते हैं ए बी भुजा, अगर हम लेते हैं ए बी तो 120 डिग्री रखेंगे। ए बी अगर हम लेते हैं सर तो हमें क्या रखना होगा, साइन में 120 डिग्री, उसके सामने का कोण हमें रखना है साइन 120 डिग्री, बराबर अगर हम रखते हैं ओ से ए तो ओ से ए बटे हमें क्या रखना होगा, इसके सामने का कोण, ओ से ए के सामने साइन 30। अब तो दोनों में ही साइन 30 आएगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर है सर, बराबर अगर आप रखते हैं ओ बी तो इसके सामने बी के सामने का भी कोण कितना होगा सर, साइन 30 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। देखिएगा यहां से अगर हम इनके मान लिखते हैं तो ए बी साइन 120 डिग्री, देखिएगा इसको ब्रेक कर लेते हैं, 180 माइनस थीटा में ब्रेक करते हैं तो साइन 60 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, √3/2, बराबर ओ से ए अगर आप रखते हैं तो ये होगा साइन 30, साइन 30 होता है सर 1/2, और बराबर ओ से बी आप रखते हैं तो ये भी कितना होगा दोस्त, 1/2 हो जाएगा। 2 सभी के बटे में है, 2 सभी के पास है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे रेशियोज की बात करते हैं तो देखिएगा ए से बी आपके पास में आया सर √3, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, तो आपके पास में जहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बने तो आपके पास में क्या होगा, अगर ये सम द्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं 1 1 √3 के रेशियो में होने वाली है। तो आपसे पूछा किसका है, देखिए त्रिज्या, त्रिज्या ओ से ए आपके पास 1 और जो आपके पास जीवा है ए से बी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, √3 का रेशियो यहाँ पे बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है सर, अगर 3x माइनस के वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 9x माइनस 18y प्लस 20 इक्वल्स टू 0 का कोई हल नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, इसको जमा देते हैं भाई। तो देखिएगा 3/9 बराबर, यहां पे आप ले लीजिए माइनस के अपॉन माइनस 18, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 9 से 2 टाइम्स और 2 3 जा 6, तो k का सिंपल वैल्यू कितना मिल जाएगा सर, 6। 1/3 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है भाई, 1/3 का रेशियो हमारे पास में बन रहा है। दैट मीन्स k का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 6 आपके पास में बन जाएगा। यही आपको निकालना था, दैट्स ऑल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। सवाल देखिएगा, अगला हमसे कहता है सर, एक आयत ऐसा है कि उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास में एक आयत है सर, इस आयत का जो क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर भी दिया है, छोटा लेते हैं थोड़ा ना। अगर इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर, अगर हम इस आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें भाई, मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ये हमने मध्य बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिएगा हमें पता है जब मध्य बिंदुओं को मिला के बनाते हैं भाई तो सीधा सीधा क्या होता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर आयत का क्षेत्रफल 48 है तो अंदर जो बनने वाला है वो अपने आप में कितना बनेगा भाई, 24 का बनेगा। डेरिवेशन की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है आगे सॉल्व करने की, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास में क्या कहता है, समूह 1 2 3 और डैश 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 100 में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 भाजक हैं। आपसे पूछा है कि ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके केवल 3 भाजक हैं। 3 भाजक इसका मतलब केवल 3 फैक्टर है जो केवल 3 संख्याओं से काटे जा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होगी जिनके केवल 3 भाजक होंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि 3 जो भाजक होते हैं सर वो किसके होते हैं भाई, प्राइम नंबर के स्क्वायर के। 3 जो फैक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं,
प्राइम नंबर के स्क्वायर के होते हैं केवल। तो प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल हमारे पास में 3 फैक्टर होते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर के स्क्वायर आते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है सर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास में एक चलेगा। अगला होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 भी हमारे पास में चलेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हमें चलेगा। 5 के बाद 7 आता है सर अगला प्राइम नंबर, 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 भी चलेगा। इसके बाद में अगला प्राइम नंबर हमारे पास में 7 के बाद में 8 9 10 कुछ नहीं होता, सीधे होता है 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 121 है, ये तो आगे निकल जाएगा, ये तो आगे चला जाएगा। तो केवल 4 ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी जिनमें क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर का जो स्क्वायर है। तो इसके केवल 3 ही फैक्टर्स बनेंगे। आप किसी के भी चेक कर लीजिए कि 4 किस किस से काटा जा सकता है सर, 1 2 और 4 से काटा जा सकता है। 9 किस से काटा जा सकता है, तो 1 से, 3 से और 9 से काटा जा सकता है। 25 आप काट सकते हैं 1 5 और 25 से, 3 ही फैक्टर हैं। 49 आप काट सकते हैं 1 7 और 49 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तो ऐसी केवल 4 संख्याएं होंगी जिनके केवल हमारे पास 3 ही फैक्टर होने वाले हैं सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही भयंकर सवाल। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2√3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होता है भाई, ये तो हमने सीख रखा है। टी क्यूब माइनस हमारे पास में हो जाता है सर 3t, तो इसका क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24 और √3 आपके पास में बचेगा, और माइनस 3t, 3 2 जा 6√3, 6√3, 24 माइनस 6 18 आपके पास बचा रहेगा। 18√3 आपके पास में हो जाएगा, 18√3 आपके पास में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। n मानों का एक समूह x1 x2 x3 xn तक, इसका मानक विचलन आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन इनका 5 गिवन है। आपसे पूछा है x1 माइनस 7 x2 माइनस 7 xn माइनस 7, दैट मीन्स हर एक डेटा में हमने क्या किया, n को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए हम जानते हैं n को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी डेटा में तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, एवरेज की कंडीशन होती है तो एवरेज में सेम चेंज आपको विजिबल होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा नहीं। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार, जो डेविएशन है इसका स्क्वायर बाई क्या होता है सर, n हो जाता है। अब देखिए जब आपने सभी में क्या कर दिया, आपने कर दिया भाई कितना 7, तो हर एक जो डेटा है, हर एक जो डेटा है इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, देखिएगा x माइनस 7 हो जाएगा हर एक डेटा में। जब डेटा में होगा तो x बार माइनस 7 भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा। तो अंदर अगर आप देखते हैं तो माइनस का 7 और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 7, वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाई n दोनों जगह कांस्टेंट है, तो आपके पास में नो चेंज की कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब मानक विचलन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपके पास में 5 ही बना रहेगा, 5 ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिएगा आपके पास में है, अगर एक क्रॉस टेस्ट में, क्लास टेस्ट होना चाहिए ना, ये क्लास टेस्ट होना चाहिए, ये क्लास टेस्ट है भाई। क्लास टेस्ट में स्टूडेंट को 50 में से मिले मार्क्स दिए गए हैं, तो नीचे दिए गए डेटा का मीडियन ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालना है भाई, इसकी माध्यिका निकालना है। अब देखिएगा ये सवाल अगर आप एग्जाम में ट्राई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मीडियन की बात करनी है, मीडियन की बात करनी है। हम जानते हैं हमें यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी 5, 5 में 8 जोड़ेंगे सर 13, 13 में 6 जोड़ेंगे भाई हमारे पास हो जाएगा 19, 19 में 6 जोड़ेंगे भाई 25, और 25 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास 30 आ जाएंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 30 है, 30 है। दैट मीन्स मीडियन कहाँ पे लाई करेगी सर, हमारे पास में कहीं ना कहीं 15 के आसपास हमारे पास लाई करेगी। बीच में सेंटर वैल्यू हमें चाहिए, तो लगभग अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारे पास में बनेगा क्या, माध्यिका का वर्ग, माध्यिका का वर्ग है ना, या हम कह सकते हैं मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी होगी, 20 से 30, 20 से 30। तो जो माध्यिका होगी वो भी कहाँ पे होगी भाई, 20 से 30 के बीच में ही होगी। तो 20 से 30 के बीच में देखिएगा एक ही ऑप्शन आपके पास में दिया था क्वेश्चन में, एक ही ऑप्शन आपके पास में 20 से 30 के बीच में दे रखा था, तो आप डायरेक्ट इसमें देखकर भी टिक कर सकते थे, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। या फिर अगर आपको निकालना है तो फिर आप निकाल सकते हैं दोस्त कि जो मीडियन होगी वो आपके पास होगी L प्लस n/2 माइनस आपके पास हो जाएगा CF
अपॉन एफ इंटू आप क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल ले सकते हैं एच का, यहाँ पे क्लास इंटरवल ले सकते हैं आप यहाँ पे एच का। चलिए वैल्यू पुट करते हैं भाई। एल आपके पास में हो जाएगा सर 20, 20 से बड़ा होगा। n/2, n है 30 तो ये हो जाएगा 15 माइनस, अब देखिएगा आपके पास में n/2 माइनस आपके पास में आ जाएगा सर सी एफ, इसके पहले वाली है ना, इसको हमने सी एफ ही लिखा था, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसके पहले की है, तो 13 आपके पास में आ जाएगा। नोटेशन सी एफ जीरो लिख दें क्या इसको, चलो ये लिख देते हैं जीरो अपॉन एफ, जो आपके पास मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100, और इंटरवल कितने का है भाई 20 से 30 मतलब 10 का है आपके पास में, तो 20/6 तो ये आपके पास में डेफिनेटली कितना बनाएगा 23.3 आपके पास बन जाएगा। बट एग्जाम में केवल आपको ऑब्जर्व करके करना था, सॉल्व आपको नहीं करना था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा 4800 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया गया। टोटल राशि कितनी होनी चाहिए, 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट होनी चाहिए। इस 12 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू कितना है भाई 4800 दे रखा है, 4800 रुपए दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा है सर, 3 से 4 1 यूनिट ज्यादा है, तो 12 चौका 48, 1 यूनिट कितने का हो जाएगा 400 का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा एक और सवाल आपके पास में आया था, निकालना क्या था भाई आपको, दी गई टेबल अलग अलग ग्रुप में उन लोगों की संख्या दर्शाती है जो दिए गए औसत उम्र ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे रेंज भी देखिएगा आपके पास में रेंज दे रखी है 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या कहता है, आप इसका मिड पॉइंट निकालिए, तो 25 और 29 मिड पॉइंट आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 37, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 47, यहाँ पे आ जाएगा 52, यहाँ पर आ जाएगा 57, ये हो जाएगा भाई। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना होगा, जोड़कर इसको फिर टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, बट ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो कैसा किया जाए, अब देखिएगा एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारे पास में जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको निकालने के 3 तरीके, मीन मीडियन मोड, और लगभग लगभग तीनों हमारे पास में डिफरेंस होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लगभग पास पास में ही लाई करते हैं। तो हम इसमें निकालते हैं, या तो हम मॉड निकाल के देखते हैं, मॉड निकाल के देखते हैं, बहुलक देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाले 2 आंकड़े मिल रहे हैं हमें, या तो ये 15 है या तो ये 15, लास्ट वाले के पास में तो हो नहीं सकता, सबसे ज़्यादा है लेकिन ऊपर भी तो है थोड़ा सा ऊपर, तो कहीं ना कहीं मिडिल में आएगा, मिडिल में कहीं ना कहीं 45 से 49 के आसपास हमारे पास रहने वाला है। अब 45 से 49 एवरेज अगर 47 अगर 45 के पास में लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 45 से 49 किसके हिसाब से, बहुलक के हिसाब से। अब थोड़ा सा माध्यिका के हिसाब से देखते हैं, तो देखिएगा 10, 10, 12, 22, 22 और 8 आपके पास 30 हो जाएगा, 30 और 5 आपके पास 35 हो जाएगा, 35, 15 आपके पास 50 हो जाएगा, 50 से अगर हम चलते हैं तो 10 आपके पास 60 हो जाएगा, 60 से चलते हैं 75 हो जाएगा। एवरेज देखिए 75 है आपके पास में, 35 के बाद में थोड़ा सा 35 के आसपास ही हम यहीं पे रहने वाले हैं, 35 और 50 के बीच में ही कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो 35 और 50 के बीच में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये वाला सॉरी ये 35 वाला नहीं, यहाँ ये 44, 40 और 49 के बीच में कहीं ना कहीं रहने वाला, ये आइडिया मिल जाएगा। 40 से 49 के बीच में ही हमारे पास रहने वाला है, या हम कहें 42 से 47 के बीच में, तो एक ऑप्शन हमारे पास बन जाता है जो कि 43.2 है। तो ये भी ऑब्जर्वेशन से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। अगर इन डेप्थ इन डिटेल अगर आप इसको करना चाहें तो आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करना होगा। देखिएगा ये हो जाएगा 270, ये डाटा हम ऐड कर चुके हैं, ये है 75, 32, 12, 12 दूनी 24 आपके पास, 2 12 तिया 36 और 2 38, 384 हो जाएगा। 37 इंटू 8 हमें करना होगा, 38, 37, 56, 6, 5, 8 तिया 24, 5 29, 296 ये हो जाएगा। 4 पंचे 210 ये हो जाएगा सर हमारे पास। 15 से मल्टीप्लाई, 15 7 105 बचा 10, 15 चौका 60 और 10 70 ये हो जाएगा। 520 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। 15 7 ये भी वापस से आ गया क्या, यहाँ पे 57 है, सॉरी यहाँ 47 था। 15 7 105 बचा 10, 15 5 75 10 85 855 हमारे पास ये हो जाएगा। सभी को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने पे बनेगा 3240 और इसको फिर डिवाइड करना होगा भाई किससे, 75 से, तब कहीं आपके पास 43.2 निकल कर आएगा। बट ऐसे नहीं करना है, इस सवाल को ऑब्जर्व कीजिएगा, टाइम लिमिट है आपके पास में, तो ऑब्जर्वेशन से सवाल आपके पास हो जाते हैं। चलिएगा एक और बेहतरीन से क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा एक अर्धगोल टैंक पानी से भरा है, ठीक है, हमारे पास एक
अर्ध गोल टैंक, इसका मतलब हमारे पास एक हेमिस्फेयर है सर। ये पानी से भरा है दोस्त, इसमें फुल पानी भरा हुआ है। यह एक पाइप से जुड़ा है, इसमें एक पाइप हम लगा देते हैं सर। चलिए एक पाइप भी हमने लगा दिया। ये हमारे पास में एक पाइप भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से इसको खाली करता है। इसकी क्षमता दे रखी है 7 लीटर प्रति सेकंड से ये खाली करता है भाई, ठीक है। अगर टैंक का अंदरूनी रेडियस 2.1 मीटर है, अंदर का जो रेडियस है सर वो कितना है 2.1 मीटर है, ठीक है। टैंक आधा खाली करने में लगभग कितना मिनट लगेगा? आगे जानकारी है, पाई आपको लेना है 22/7 और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर का उपयोग हमें करना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसमें अंदर पानी कितना है। तो देखिएगा ये है अर्धगोला, इसका आयतन कितना होगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। हमें लेकिन पूरा टैंक खाली नहीं करना, आधा टैंक खाली करना है, तो इसका और आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में बचेगा कितना 1/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है 1/3, पाई का वैल्यू रखते हैं सर 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास 2.1 है, इसको हम 21/10 लिख देते हैं, 21/10 लिख देते हैं, 21/10 लिख देते हैं, 21/10 लिख देते हैं। ये आयतन हमने लिख दिया। ये आयतन किस इकाई में आएगा सर? तो ये आएगा घन मीटर में, ये आएगा घन मीटर में। अब 1 घन मीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं 1000 लीटर। तो जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट किया तो देखिएगा 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आयतन आ जाएगा हमारे पास लीटर में। ये 000 से ये 1000 तो खत्म, ये हमारे पास आयतन आ गया। 3 × 7 ये 21 भी कट गया हमारे पास। तो हमारे पास में बचा सर 21 × 21 इंटू हमारे पास में बचा 22। ये हमारे पास में इतना आयतन, हमारे पास इतने लीटर हमारे पास पानी है। अब इसको खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सेकंड हम निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में कितना पानी खाली होता है सर 7 लीटर। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए मिनट में बोला है हमारे पास में, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो भी मान आएगा 60 से, तो ये किस में आ जाएगा मिनट में भी आ जाएगा। तो देखिएगा 7 से हम इसको काट सकते हैं 3 बार, 3 से हम इसको काट सकते हैं 20 बार, मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 1 कम 22 बचा 2, 2 22 दूनी 44, 44 और 2 46 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 आप वैसे ही हटा दीजिए, आपके पास में आ जाएगा 23.1 से मिनट। तो लगभग हम क्या कह सकते हैं 23 मिनट का हमें यहाँ पे क्या लगने वाला है सर समय लगने वाला है, 23 मिनट का यहाँ पे समय लगने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा बेहतरीन सा क्वेश्चन निकल कर आया भैया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है और ये सवाल 100% आपके पास में किस में बेस्ड है फ्रैक्शन वैल्यूज पे बेस्ड है भाई। देखिएगा 1.1667 अगर हम देखते हैं 16.67 कितने की वैल्यू होती है सर आप जानते हैं 16.67 फ्रैक्शन वैल्यू किस चीज की है 1/6 की, या हम इसको डायरेक्ट कहें तो ये जो वैल्यू है सर ये हमारे पास कितनी है 1/6 है, ठीक है। अगला देखते हैं 0.833, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है 83.33 अगर हम देखते हैं, या 83.3%, तो ये अपने आप में 5/6% होता है भाई, 16/85 वाला हो जाएगा। अगला 0.33 आप जानते हैं 1/3 हमारे पास में होता है। नीचे देखिएगा 0.222 हमने लिखा, तो 0.11 होता है हमारे पास में कितना 1/9, तो ये हो जाएगा 22 है तो 2/9 आपके पास में हो जाएगा। 0.6667 अगर हम इसकी बात करें तो ये 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास में, ये 2/3 की वैल्यू है सर। अगला देखते हैं 0.125, इसको हम 12.5 जानते हैं, 1/8 हमारे पास में होता है, तो ये 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू है। बस इतना ही सवाल है हमारे पास में। ऊपर देखिएगा कितना हो जाएगा 5, 6 6 36 तिया 108। इस तरफ हम आगे बढ़ाते हैं 9 3 27 इंटू 8 हमारे पास में हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4, 4 से काटिएगा 2 बार, 2 से काटिएगा 54 बार, और 27 से काट दीजिए 2 बार, 5/2 आपके पास कितना बन जाएगा सर 2.5 आपके पास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला है किराने का सामान 5 परिवारों का साप्ताहिक व्यय, किराने के सामान पर 5 परिवारों का साप्ताहिक व्यय डॉलर में है। ए का व्यय है 250, बी का 400, सी का 350, डी का 500 और ई का 300 है, ठीक है। पहला हमसे कहा है एवरेज निकालिए, औसत के लिए सभी का सम लेना पड़ेगा। तो 4 3 7 5 12 और 3 15 15 15 हमारे पास में, तो ये हो गया भाई, इसको पहले ऐड कर लेते हैं 250 और 350, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18, तो 1800 आपके पास में हो जाएगा। टोटल व्यय डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई 360 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड,
औसत से अधिक खर्च करने वाले परिवार, 360 से ज्यादा कौन खर्च करता है? एक तो बी कर रहा है और एक डी कर रहा है भाई, बी और डी कर रहा है। अगला, उच्चतम और निम्नतम व्यय में अंतर। तो मैक्सिमम व्यय कितना है भाई हमारे पास? 500 रुपए एक परिवार अधिकतम खर्च कर रहा है। न्यूनतम व्यय हमारे पास में 250 रुपए है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 250 हमारे पास हो जाएगा, 250 हमारे पास हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आगे हमारे पास में है औसत है 360, औसत से ज्यादा आय वाले परिवार बी डी और अंतर 250। बी वाला हमारे पास में सही बैठ जाता है भाई, बी वाला हमारे पास में बिल्कुल सही यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर 90 डिग्री है। कुछ ये जानकारी है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है सर हमारे पास, ए बी पर 90 डिग्री है, सी हमारे पास में है। ए से बी हमारे पास में 6 है, बी से सी आपके पास में 8 है, ये डेफिनेटली 10 हो जाएगी। ठीक है, तो केंद्रक जी और लंब केंद्र एच के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रक जी और लंब केंद्र एच के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये दूरी हमें निकालनी है सर। तो देखिएगा, इसके लिए हमारे पास में बहुत आसान सा यहाँ पे रिजल्ट हो जाता है। हम जानते हैं कि इनके बीच की जो दूरी हमारे पास में होगी भाई, वो सीधे सीधे कितनी हो जाएगी? हाइपोटेनियस बाई 3 हमारे पास में हो जाती है। तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए जी और एच के बीच की दूरी, जी से एच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ये डायरेक्ट आप कह सकते हैं हाइपोटेनियस बाई 3 हमारे पास हो जाती है। या हम कहें तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे 3 हमारे पास में, 10/3 हमारे पास में हो जाएगा। अगर इनके बीच में आपको संबंध देखना है तो देखिएगा, संबंध ध्यान रखिएगा, नेपियर्स हमारे पास में, यूलर्स लाइन हमारे पास में होती है। यूलर्स लाइन हमसे क्या कहती है भाई कि अगर आपके पास में केंद्रक जी है, परिकेंद्र सी है और लंब केंद्र अगर एच है, तो ये तीनों हमेशा एक सरल रेखा में स्थित होते हैं। अगर आप यहाँ पे संबंध की बात करते हैं तो जो आपके पास में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, इनमें जो अनुपात होता है 2:1 होता है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। अगला है हमारे पास टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू, पी कर सकता है सर हमारे पास 20 दिन में, क्यू हमारे पास में कर सकता है भाई 30 दिन में। ठीक है, आगे वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले तो इन्होंने काम किया, टोटल वर्क लेते हैं 60, 20 से डिवाइड करते हैं 3 बार, 30 से डिवाइड करते हैं सर 2 बार, ये इनकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, आगे बोला 6 दिन तक इन्होंने काम किया, तो हमें जानकारी है कि पी और क्यू ने मिलके 6 दिनों तक काम किया सर। अगर 6 दिन तक काम किया तो 3 और 2 5, 5 6 का 30 यूनिट तो इसने काम कर दिया, 30 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। इसके बाद में क्यू की जगह आर आ जाता है, तो क्यू चला गया, आर आ गया। इसके बाद में अब बचे भाई पी और आर, है ना, और बचा हुआ काम पी और आर मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। इसका मतलब पी और आर ने 8 दिनों तक काम किया, और काम कितना किया सर? 30 यूनिट, क्योंकि 30 ही बचा, कुल काम 60 था, 30 तो हो गया, 30 बचा। पी की क्षमता हमें पता है, पी हमारे पास में 3 करता है, आर की क्षमता हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाई हमने 8 कर दिया, बराबर हो जाएगा सर 30। सॉल्व करते हैं, 8 3 24, तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी सर? 8R बराबर, देखिएगा 8 3 24, ट्रांसफर करेंगे 6, तो आर के लिए जो इफिशियंसी आएगी सर, आर की इफिशियंसी आ जाएगी दोस्त 6/8, 6/8, 2 से काट दीजिए तो 3 बटे कितनी आ जाएगी? 4। आर की इफिशियंसी आ गई, 3/4 हमारे पास में निकल कर आ चुकी आर की इफिशियंसी। अब आपसे पूछा क्या है, तो आर अकेले उस काम का 60% कितने दिन में करेगा? जो काम है इसका 60% कराना है हमें, पूरा नहीं कराना। तो 60 का हमें 60% काम कराना है भाई, 60 इंटू 60/100, दैट मीन्स हमें कितना यूनिट कराना है? 36 यूनिट। और इसकी क्षमता कितनी है सर? 3/4 है, तो 36 इंटू 4 बाई कितना हो जाएगा? 3, 3 से काट दीजिए, 3 12 के 36, 12 चौक कितना हो जाएगा भाई? 48 दिन। टोटल कितना समय लग जाएगा? तो 48 डेज का यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की राशि 1 साल और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवर्धित किया जाता है? ठीक है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो हमारे पास में दे रखा है, और जितनी बार ब्याज मिलता है सर उसको हम क्या लेते हैं? पावर लेते हैं 1/n। अब 6 महीने में गणना कर रहे हैं तो दर भी 6 महीने की निकल कर आएगी। देखिएगा प्रिंसिपल हमारे पास में है 15,625, 15,625,
और जो आपके पास में अमाउंट दे रखा है 19,683 दे रखा है। अब देखिएगा 1 साल 6 महीने का समय है और गणना हम हर 6 6 महीने में कर रहे हैं, 6 6 महीने में गणना कर रहे हैं, तो 1 साल 6 महीने में कुल गणना हो जाएगी 3 बार। तो इसकी जो पावर होगी सर वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1/3 हो जाएगी। देखिएगा ये अपने आप में 25 का क्यूब बनता है सर, और ये अगर आप देखते हैं तो ये 27 का क्यूब बनता है। इसका मतलब हर 6 महीने में जो पैसा है 25 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करें तो रेट तो निकल जाएगा, लेकिन कौन सा निकलेगा सर, हाफ ईयरली रेट निकलेगा, क्योंकि 6 महीने में गणना है। कितना मिल रहा है भाई, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने मूलधन पे, 25 पे, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा सर, 100। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, 8%। तो 6 महीने में अगर 8% है तो पर एनम अगर हम बात करते हैं सर, तो पर एनम रेट कितना मिलेगा हमें, जस्ट डबल हो जाएगा, 16% का ब्याज मिलेगा। तो 16% सालाना हमारे पास में क्या हो जाएगी, ब्याज की यहाँ पे दर हो जाएगी, 16% पर एनम हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्त आगे बढ़ते हैं बढ़िया से क्वेश्चन पे। देखिएगा साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन वाई है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले तो हम यहाँ से कुछ कंडीशंस निकालते हैं भाई। देखिएगा अब ये अलग अलग थीटा है हमारे पास, तो वो क्रॉस में लेकर आ जाते हैं दोनों को। अगर दोनों को क्रॉस में लेकर आते हैं तो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा सर एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई ये हमारे पास में हो जाता है सर टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया सर, एक्स वाई वाई। और टेन थीटा हम जानते हैं, तो टेन थीटा हमारे पास में होता है सर लंब बटे कितना हो जाता है सर, आधार हो जाता है। तो अब हम यहाँ से एक ट्रायंगल ले सकते हैं। ये सपोज हमने एक ट्रायंगल ले लिया, लंब कितना है भाई, एक्स है, आधार कितना है दोस्त, y है। यहाँ पे हमने क्या ले रखा सर, थीटा, क्योंकि लंब के सामने थीटा या थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। तो कर्ण हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, देखिए पाइथागोरस लगाइए, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मान निकाल दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो देखिएगा हम जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा आपके पास होता है सर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट देखकर ही बताने वाला सवाल ये था, बहुत ही आसानी से, आई होप आपने भी इसको बना लिया होगा सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा भाई क्या कहता है, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार प्रिज्म है हमारे पास में, ध्यान रखिएगा प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में एक ट्रिपेजियम है भाई। पहले तो इसका जो बेस है वो अपने आप में एक ट्रिपेजियम है, ये अपने आप में एक ट्रिपेजियम है, ठीक है। इसमें हमारे पास में समांतर भुजाएं 10 दे रखी है, ये 10 है भाई, और ये समद्विबाहु है तो ये भी 10 होगी। टोटल भुजाएं हमारे पास में ये वाली 20 है, मतलब 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे। असमांतर भुजा हमारे पास में 13 है, दोनों भुजाएं 13 है। तो ये जो हमने सीधी यहाँ पे भुजाएं बनाई, इसका मान बता सकते हैं, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90, 5 13, तो ये कितनी हो जाएगी 12, ये हो जाएगा 12। ये हमारे पास में आधार को लेके पूरी जानकारी आ गई, आधार की हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। आगे देखिएगा ये क्या है, ये इसका आधार है, अभी इसकी ऊंचाई भी होगी, उसको भी लेके बात करेंगे। आगे देखिए प्रिज्म का आयतन 3240 है। अगर हम प्रिज्म का आयतन देखें तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है सर, तो प्रिज्म के लिए अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रिज्म के लिए अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं सर, तो ये हमारे पास में क्या होगा, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिज्म की हाइट हो जाती है। तो वॉल्यूम हमारे पास में दे रखा है 3240। अब इसका बेस एरिया देखिएगा, बेस का एरिया क्या होगा सर, आधार कैसा है इसका, समांतर चतुर्भुज के जैसा है। इसका हम एरिया यहीं पे निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉरी समलम चतुर्भुज है, समांतर नहीं, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योगफल 30 हो जाएगा सर। इसकी ऊंचाई कितनी है सर, 12 है।
तो 2 से काटिएगा इसको 6 बार, 6 तिरी 18। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, बेस एरिया होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 180 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा सर हाइट, 0 से 0, ये 18 का स्क्वायर ही है। तो जो आपको हाइट मिलेगी सर वो कितनी मिल जाएगी, 8। और ये हाइट किसकी है सर, ये प्रिज्म की हाइट है, ये प्रिज्म की हाइट है, ना कि ये ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम की हाइट अलग है, हमने इससे बेस एरिया अलग ही निकाल लिया, ये सीधे प्रिज्म की हमने हाइट निकाल दी। आगे पूछा प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया में 2 चीजें आएंगी हमारे पास, कौन कौन सी भाई। तो एक तो हमारे पास में सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर और इनटू हमारे पास में हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो बेस पेरीमीटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 10 और 20 30, तो ये हो जाएगा 13 13 26, ये हो जाएगा। तो 30 और 26 56 हमारे पास में हो जाएगा सर, 56। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है सर, 18 है। तो 18 छिक्के 108, बचा कितना 10, 18 पंचे 90 और 10 100। तो सी ऐसे हो गया 1008। अब जब हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया हो गया तो ऊपर और नीचे के ढक्कन भी तो चाहिए। अब ढक्कन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भाई। तो एक ढक्कन 180 का, तो 2 ढक्कन कितने के हो जाएंगे, 360 के। तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास में हो जाएगा 1008, प्लस आपके पास में कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 360 और ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 1368 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में टोटल यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय में 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो हमारे पास व्यक्ति हैं भाई 3, ए, बी और सी। इन्होंने निवेश किया है भाई 2x, 3x और 5x के रेशियो में। ठीक है, 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 50% बढ़ाता है, मतलब ए ने 4 महीने तक तो इसी पैसे के साथ काम किया। इसके बाद में इसने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया, मतलब पहले 2 थी, इसका आधा और बढ़ा दिया। तो निवेश कितना कर दिया सर, 3x कर दिया इसने। ठीक है, बी अपनी पूंजी को 1/3 से घटाता है, ये भी कहानी 4 महीने के बाद 1/3 से घटा दिया, इसका मतलब कितना कर दिया, 2/3। तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। ठीक है, और सी अपनी पूंजी अपरिवर्तित रखता है, सी ने कोई चेंज नहीं किया, सी की पूंजी आज भी वही है। वर्ष के अंत में समय पूरा कंप्लीट हो गया, 12 महीने, 4 महीने यहां बीत चुके तो 8 महीने यहां पे, 4 यहां बीत चुके तो 8 यहां पे, और इसका तो पूरा पूरा 12 महीने का समय है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अनुपात जमा सकते हैं। तो देखिएगा, अगर समय में बात करें तो 4 मुझे सभी के पास दिख रहा है, तो 4 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x और 2 तिरी 6x, 6 और 2 टोटल हो जाएगा सर इसका 8x। ये प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, 4 और 3 7x, यहाँ पे आपके पास में 15x आ जाएगा। सरल अनुपात बनाते हैं तो देखिएगा x का कोई खास रोल बचा नहीं, x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 8 7 और 15 का हमारे पास में रेशियो आ गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 रुपए, तो टोटल लाभ की बात करें तो 15 और 7 22 8 30 यूनिट हो गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। इस 30 यूनिट का वैल्यू हमारे पास में दे रखा है सर 33,000। सो 1 यूनिट कितने का हो जाएगा सर, 1100 का, 1100 का। आपसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आया सर, 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 7700 हमारे पास में हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर बी के लिए क्या बनेगा, बी ही बन जाएगा भाई यहाँ पे। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना भाई, मजा आ रहा है सवाल करने में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास में पिरामिड से है दोस्त, बढ़िया सा सवाल है, इसको समझते हैं। देखिएगा, एक पिरामिड की ऊंचाई 8 मीटर है और पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण 512 है। हमारे पास में जो आधार है सर वो एक वर्ग है, आधार हमारे पास में वर्ग है, इसका जो विकर्ण है सर वो अपने आप में दिया है √512। हम जानते हैं ए और ये कितना होता है सर, √2a हो जाता है। और एरिया हमारे पास में क्या होता है सर, तो देखिएगा विकर्ण जो होता है वो हमारे पास √2a हो जाता है। ठीक है, और एरिया अगर हम बात करें तो एरिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो एरिया होता है a²। अगर यहां से a² का मान निकालते हैं तो a² रखें, या डायरेक्ट हम रख सकते हैं d²/2, d²/2 भी लिख सकते हैं। तो एरिया यहां से डायरेक्ट निकाला जा सकता है डायगोनल को लेके। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, आयतन बताना है। तो डायगोनल जब दे रखा है तो देखिए आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, √512 का हमें करना होगा स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई करना होगा 2, तो ये कट जाएगा भाई, कितना बचेगा 256 हमारे पास बचेगा, 256 बचेगा। ये बेस का एरिया आ गया। अब पिरामिड है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो प्रिज्म में तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं बेस एरिया इंटू हाइट, पिरामिड में 1/3 हो जाता है सर, पिरामिड में हमारे पास 1/3 हो जाता है। जैसे हमारे पास में हम बात करें कि हम सिलेंडर से कोन में जाते हैं तो एरिया 1/3 होता है, ऐसे ही यहां पर भी हो जाता है भाई। तो 1/3 256 और हाइट आपके पास में कितनी दे रखी है सर, यहाँ पे 8 दे रखी है, 8 आपके पास में दे रखी है, 8 आपके पास में दे रखी है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो देखिए 6 अट्ठे 48, 8 बचा 4, 8 पन्ना 40 और 4 44 का 4 बचेगा आपके पास में 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2048 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से काट दीजिए, 3 छिंग 18, 24, 3 8 24, 3 दूनी 6, 2/3, इसका मतलब 6 आ जाएगा। तो लगभग 682 के पास 683, ये आगे और बढ़ते जाएगा, लगभग में 683 भी हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा आपके पास में है, सरलीकृत कीजिए, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन कॉस में लेके चलने में तो सवाल बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन है और देखिएगा हमें केवल ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं और सिंपल इक्वेशन है, सभी में नीचे तो प्लस है, आप इसमें डायरेक्ट सिंपल सा थीटा पुट करके चेक कर लीजिए 45 डिग्री। tan 45 आपके पास में 1 होगा, इसका स्क्वायर भी 1 होगा। साइन 45 की अगर बात करते हैं सर तो 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा। नीचे देखिए 2 + 1 आपके पास में ही बनेगा, tan स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45 सब 1 होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 1/2 अपॉन में आपके पास 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आना चाहिए 1/8 हमारे पास में आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा 45 पे तो ये तो 1/2 बनाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी 1/2 बनाएगा, सेक अगर हम देखते हैं तो ये तो 2 बन जाएगा। साइन 6 लेते हैं पावर, तो हमारे पास में 1/√2 की पावर 6 हो जाएगी सर, और 1/√2 की पावर 6 लिखे हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, तो ये डेफिनेटली हमारे पास 1/8 बना लेता है, तो डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप बाई ऑप्शन जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन। एक समकोण पिरामिड का आधार, पिरामिड आपके पास में है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा सर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ये हो गया 24। अब देखिएगा हमारे पास में पिरामिड है, तो जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा सर 1/3, 3 चौका 12, 12 दूनी 24, तो 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100, 100 दूनी 200, 200, और आपके पास कितना हो जाएगा सर √3 हो जाएगा। सो आंसर क्या बनेगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में हो जाएगा। सो ये था भाई हमारे पास में पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल के मेंस में इस बार पूछे गए थे। अच्छे लेवल पे पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल हम इसको कह सकते हैं। तो आई होप कि इसको आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो वीडियो का आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर से दीजिएगा, किस तरीके से आपको ये बढ़िया लगा, क्या चीज़ें में दिक्कत है, तो ज़रूर मुझे अवगत कराइएगा। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ में मिलते रहूँगा अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग क्लासेस के माध्यम से। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, विदा लेता हूँ आपसे, मिल देंगे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।